Good morning to all of you. Now, next, equation of a plane passing through a given point. तुरंत आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जब कभी भी इस लाइन को लिखा हो कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन या लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, तुरंत अपने दिमाग में एक इमेज रखिए कि इसका मतलब है एक ओपी वेक्टर होगा, एक आपका OA वेक्टर होगा और बीच में AP वेक्टर क्या होगा, R-A होगा। तुरंत अपने माइंड में जहां कहीं भी ऐसी कोई बात लिखी हो कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट या इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो वहां पर तुरंत अपने दिमाग में रखिए R-A। पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स, यानी कि हो क्या रहा होगा, आपको पता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड अ पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा B वेक्टर। बस ये होता है, ये लाइन का हुआ। अब प्लेन है तो इसका मतलब है प्लेन का एक साइड इस वेक्टर के पैरेलल में है और एक साइड इस वेक्टर के पैरेलल में है, यानी कि इसका इक्वेशन ये हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन ये हो जाएगा जब कहीं ऐसी कोई कंडीशन लिखी हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इसका मतलब क्या हुआ, R-A हुआ। तो आप लोग लाइन की इक्वेशन को आप लोग बोलते हो R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर। वहां पे लाइन था, यहां पर प्लेन है, तो प्लेन का कोई एक साइड मान लीजिए इसके पैरेलल में हो गया इस वेक्टर के, और एक साइड इस वेक्टर के पैरेलल में हो गया, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर प्लस म्यू C वेक्टर। इस फॉर्म को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, बस ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तुरंत अपने दिमाग में रखिए R-A। हैविंग पोजीशन वेक्टर A, मैंने अभी आपको बताया एक वेक्टर OP होगा, एक वेक्टर OA होगा, AP वेक्टर क्या होगा, R-A होगा, एंड पैरेलल टू अ वेक्टर B एंड C, एंड पैरेलल टू अ वेक्टर B एंड C। ये है फिगर आपके पास। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि R-A तो आएगा ही आएगा। अब आपको मैंने बताया था कि जो नॉर्मल को आपको अपने दिमाग में जो आपको इमेजिन करना है, आपको अपने माइंड में ये इमेजिन करना है कि ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये एक ऐसी लाइन है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो समझ लीजिए ये आपका B वेक्टर है और समझ लीजिए ये आपका C वेक्टर है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इस नॉर्मल का आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, तो आप तुरंत कहिए कि सर ये B वेक्टर है और ये आपका C वेक्टर है, इनका क्रॉस कर दीजिए। जैसे ही क्रॉस करेंगे तो एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो इन दोनों वेक्टरों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। यानी कि आपको मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया था ये, जिसको आप R-A.n इक्वल टू 0 लिखते थे, तो आप लोगों ने ये सीखा था कि इसको सर ने बताया था R.n इक्वल टू A.n। ये आपने बताया था इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। तो परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर को मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, नॉर्मल। तो आप तुरंत समझ जाइए इसका मतलब है यहां पर इस वाले क्वेश्चन में नॉर्मल कैसे निकालेंगे, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस कर देंगे। जैसे ही इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो वो परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। बस फिर आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे, डॉट B क्रॉस C इक्वल टू 0। ये आपका नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन बस इसको अलग ढंग से लिखा गया है और इसको अलग ढंग से लिखा गया है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन। एक प्लेन है जो पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। अब आपको इसको समझना है, ये एक प्लेन है, ध्यान से समझिएगा, ये उतना बढ़िया तरीके से मेरे हाथ में नहीं बना हुआ है। ये एक प्लेन है और एक प्लेन समझ लीजिए ये मेरा हैंड है। ये दोनों प्लेन आपको पैरेलल दिख रहे होंगे, लेकिन इनमें एक खास बात क्या है,
जो इनके परपेंडिकुलर एक लाइन है वो दोनों में कॉमन है। दिस इज द नॉर्मल। यानी कि अगर कोई दो प्लेन आपके पैरेलल हैं तो उनके तो जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। उनके बीच में जो परपेंडिकुलर, मैंने हमेशा बोला कि आपको प्लेन का जो इमेजिनेशन करना है वो हमेशा ऐसे करना है। तो दो प्लेन हो गए, तो अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो जो भी नॉर्मल होगा वो क्या होगा, दे हैव अ कॉमन नॉर्मल होगा। तो वही यहां पर नॉर्मल जो है कॉमन लिया गया है। अब आप कहेंगे सर यहां पे यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर नहीं है यहां पर इसको यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं किया गया है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट किया होता तो मैं यहां पर फ्रॉम द ओरिजिन वर्ड का इस्तेमाल करता, लेकिन यहां पर ये एज अ नॉर्मल वेक्टर है और ये आपका कांस्टेंट है बच्चों। ये d1 d2 कांस्टेंट है, ये d1 एंड d2 कांस्टेंट है। यहां कहीं भी मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि ये इसकी परपेंडिकुलर, ये d1 d2 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अगर मैं ऐसी कोई बात कहता तो मैं n1, ये जो n है उसको n कैप कर देता, अगर मैं कहता तब। इसके बारे में अभी बाद में बताएंगे। आपको यहां से क्या चीज सीखने को मिली कि दे हैव अ कॉमन नॉर्मल, दे हैव अ कॉमन नॉर्मल, दे हैव अ कॉमन नॉर्मल, ये बात हमें सीखने को मिली यहां से। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। जैसे आपने क्लास 11th में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि एक प्लेन है, ये प्लेन है समझ लीजिए, और एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस पूछी गई है। तो यहां पर हम लोग वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉड के अंदर। यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मॉड में कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो यहां पर वेक्टर का मैंने फार्मूला लिखा है, ये वेक्टर फॉर्म में फार्मूला है। मॉड के अंदर ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन जो आपका नॉर्मल है उसका मॉडुलस। अभी मैं आपको समझा दूंगा इसको, ये आपका वेक्टर फॉर्म का फार्मूला है। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर कोई दो प्लेन पैरेलल हैं तो मैंने आपको क्या बताया, दे हैव अ कॉमन नॉर्मल, दे हैव अ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल हैव कॉमन। आप देखिए ध्यान से, अगर कोई दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम है, ए बी सी यहां पर भी है, ए बी सी यहां पर भी है, यानी कि दे हैव अ कॉमन नॉर्मल, दे हैव अ कॉमन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। और इसका फार्मूला क्या होता है, मॉड के अंदर d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है। अब आपने इतनी चीज़ों को पढ़ लिया, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अपने क्लास 12th में था तो मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, तो मुझे ये चैप्टर को समझ में आने लगा। मैं सवालों को अपनी स्टाइल में सवाल को समझने लगा कि जो आपका प्लेन है, जो आपका लाइन है, उसको मैं इमेजिन करने लगा, तो मुझे इन सवालों को करने में मज़ा आने लगा। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप सवालों को देखें और अपने आप कॉन्सेप्ट समझें कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।